वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर योर नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टीटीटी डायग्राम के बारे में। टीटीटी डायग्राम को हम लोग टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम के नाम से भी जानते हैं और इसे आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम भी कहते हैं। आइसोथर्मल का मतलब होता है वैसा ट्रांसफॉर्मेशन जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो। अगर इस बॉटम हम एक्स एक्सिस पे अगर हम इसे टाइम को ले और यहाँ हम टेम्परेचर को लेते हैं तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस सेम टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे हम आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो कि सेम टेम्परेचर पे हो उसे हम आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम कहते हैं। नेक्स्ट, ये जो टीटीटी डायग्राम है ये सी और एस शेप का होता है। ये हम डायग्राम में देखेंगे कि ये सी कर्व बनता कैसे है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं नोज ऑफ द कर्व के बारे में। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन का, उसे हम नोज ऑफ द कर्व कहते हैं, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे सबसे मिनिमम होता है। अब ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? तो इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुआ। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने से पहले जितना टाइम वो बच रहा है उसे हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अगर हमारा इंक्यूबेशन पीरियड स्मॉलर होगा, ठीक है, अगर इंक्यूबेशन पीरियड स्मॉलर होगा तो उसका स्टेबिलिटी, यानी जैसे हम लोग यहाँ डायग्राम में ऑस्टेनाइट को देखेंगे तो ऑस्टेनाइट का स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। कहने का मतलब ये है ऑस्टेनाइट जो है वो 723 डिग्री टेम्परेचर यानी A1 टेम्परेचर या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे अनस्टेबल होता है। जैसे जैसे फर्दर हम टेम्परेचर को डाउन करते जाएंगे, फर्दर कूलिंग करते जाएंगे, तो ऑस्टेनाइट का जो स्टेबिलिटी है वो कम होता जाएगा, यानी ऑस्टेनाइट जो है वो अनस्टेबल होने लगेगा। जिसके वजह से जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ये जो है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड है, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और सबसे मिनिमम नोज ऑफ द कर्व में होता है। तो जस्ट स्टेबल ऑस्टेनाइट जो है 723 के ऊपर होता है। तो जैसे ही 723 के नीचे हम लोग उसे कूल करेंगे तो जो पहला प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो होता है कोर्स परलाइट। कोर्स परलाइट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम लोग टाइम को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, यानी स्लो कूलिंग होगा, तो जो ग्रेन स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो कोर्सर होगा। ठीक है, यही अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन टाइम को कम कर दें, यानी टाइम को अगर हम कम कर दें तो जो ग्रेन साइज होगा ना वो फाइनर होगा। ओके, फाइनर ग्रेन्स होगा और फाइनर ग्रेन्स जो है वो डिज़ायरेबल है क्योंकि उसका हार्डनेस और अदर प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होता है। तो कोर्स परलाइट मिलेगा और ये जो बीच का जो रीज़न है जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी चल रहा है, जो कहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, उस बीच के रीज़न में हमें ऑस्टेनाइट प्लस परलाइट ये दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग जब 700 डिग्री के नीचे और फर्दर कूल करेंगे तो करीबन 650 डिग्री टेम्परेचर पे हमें फाइन परलाइट देखने को मिलेगा। फाइन परलाइट के बाद फर्दर और कूल करेंगे तो अराउंड 500 या फिर 500 तो नहीं, 600 या 650 के अराउंड जो मैंने अभी टेम्परेचर बताया, उसी के बाद फिर हमें वेरी फाइन परलाइट भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं नोज ऑफ द कर्व, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसे ही नोज ऑफ द कर्व क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है वो बहुत ही कम है, यानी इंक्यूबेशन पीरियड सबसे मिनिमम नोज ऑफ द कर्व में होता है। इस डायग्राम को आपको देखने पर एक सी टाइप का अल्फ़ाबेट का एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये सी, इसीलिए इसे हम सी कर्व के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 550, ये जो नोज ऑफ द कर्व का अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो वो हमारा 550 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है।
नेक्स्ट 550 के नीचे जब हम लोग फर्दर कूल करेंगे तो हमें ट्रूस्टाइट यानी अपर बेनाइट मिलता है। ये जो ट्रूस्टाइट या अपर बेनाइट है, ये भी एक लेमेलर स्ट्रक्चर ही होता है, बट इसमें जो कार्बन का जो अमाउंट है एज कंपेयर टू परलाइट ज़्यादा होता है। यानी हाई मतलब ज़्यादा सैचुरेटेड कार्बन होने के वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेनाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है। देन ये जो पूरा रीजन है ना, 550 से लेके 550 से लेकर के ये जो एमएस टेम्परेचर यानी मार्टनसाइट का जो स्टार्टिंग टेम्परेचर होता है बनने का, अराउंड 250 डिग्री टेम्परेचर तक, वो कंप्लीट रीजन में हमें बेनाइट देखने को मिलता है। बेनाइट, ओके। अब इस बेनाइट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो है, पहला बेनाइट जो हमें मिला अपर बेनाइट, उसे हम लोग ट्रूस्टाइट फेदरी बेनाइट या अपर बेनाइट बोलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा लोअर बेनाइट। लोअर बेनाइट हमें इस रीजन में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो बेनाइट है उसे हम लोग सोरबाइट भी बोलते हैं या फिर एसिकुलर ट्रूस्टाइट या लोअर बेनाइट के नाम से जानते हैं। तो ये जो कंप्लीट रीजन हो गया वो हमारा बेनाइट का बना। ओके, ये कंप्लीट रीजन हो गया बेनाइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मार्टनसेटिक स्टार्टिंग टेम्परेचर, जो कि है 250 डिग्री टेम्परेचर। 250 डिग्री टेम्परेचर पे यहाँ हमें मार्टनसाइट देखने को मिलता है। मार्टनसाइट के साथ हमने यहाँ पे आर ए लिखा है। आर ए का मतलब होता है रिटेन्ड ऑस्टेनाइट। रिटेन्ड ऑस्टेनाइट। ये रिटेन ऑस्टेनाइट क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन टाइम बहुत ही कम हो गया, धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो टाइम बहुत कम हो मिलता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिसके वजह से कुछ ऑस्टेनाइट जो है वो रिमेन ऑस्टेनाइट के फेज में ही रह जाता है, जिसे हम रिटेन ऑस्टेनाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग हार्डनेस की बात करें तो कोर्स परलाइट में सबसे कम हार्डनेस को देखने मिलता है। जो हार्डनेस होता है कोर्स परलाइट का वो सबसे कम होता है एज कंपेयर टू मार्टनसाइट या फिर बेनाइट के। यानी अगर हम लोग हार्डनेस का एक डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोर्स वाला जो परलाइट होगा उसका हार्डनेस एज कंपेयर टू बेनाइट या मार्टनसाइट से कम होगा। ठीक है, इसलिए मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया भी है कि धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर नीचे डाउन कर रहे हैं हार्डनेस हमारा बढ़ रहा है। अब डायग्राम के अलावा कुछ चीज़ है जो हमें जानना ज़रूरी है, जैसे क्या-क्या फैक्टर है जो ट्रांसफॉर्मेशन को अफ़ेक्ट करता है। जो भी ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला है रेट ऑफ न्यूक्लिएशन और दूसरा द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन। एक्चुअली जो हमारा ऑस्टेनाइट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो अल्फा आयरन से ही स्टार्ट होता है। मतलब ऑस्टेनाइट क्या है? ऑस्टेनाइट एक मतलब ऑस्टेनाइट तो हमारा गामा आयरन है, जिसे हम लोग गामा आयरन के नाम से जानते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। तो ऑस्टेनाइट का मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कितना होता है कार्बन को अपने में डिसॉल्व कराने का? वो होता है 2.08। बट जब हम लोग 723 डिग्री के टेम्परेचर के नीचे उसे हम लोग लेकर आते हैं, तो उसके अंदर कार्बन की जो सॉल्युबिलिटी लिमिट है, वो कम होने लगती है। अब वो 2.08% कार्बन को नहीं रख पाएगा। दैट मीन्स अब उसमें से कार्बन जो है निकल करके बाहर आएगा। तो ऐसा होने पे हमारा कार्बन का डिफ्यूजन होना बहुत ज़रूरी है। बट जैसे-जैसे हम लोग टेम्परेचर डाउन करेंगे, कार्बन का जो डिफ्यूजन है वो धीरे-धीरे घटता जाएगा। सबसे मैक्सिमम जो कार्बन का डिफ्यूजन होगा वो अराउंड 723 के अराउंड होगा, 600, 500। इस टेम्परेचर में कार्बन का डिफ्यूजन प्लस रेट ऑफ न्यूक्लिएशन, ये दोनों ही फैक्टर फ़ेवर करेंगे। बट 200 डिग्री के नीचे, यहाँ मैंने लिखा भी है, 200 डिग्री के नीचे हमारा जो कार्बन का डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही कम या फिर नेग्लिजिबल होता है। तो वहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर रह जाता है, ऑस्टेनाइट का अनस्टेबिलिटी। ड्यू टू लार्ज फ्री एनर्जी ऑफ ऑस्टेनाइट, वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म होना चाहता है अपने एक स्टेबल फेज में।
तो वहाँ पे हमारा जो स्टेबल फेज़ बनता है, वो होता है मार्टेनसाइट, मार्टेनसाइट। बट ये जो मार्टेनसाइट बना, इसमें तो कार्बन का डिफ्यूज़न हुआ ही नहीं, यानी अल्फ़ा आयरन में जो उसकी सॉलिड सॉल्युबिलिटी थी मैक्सिमम कार्बन को रखने की, उससे ज़्यादा अमाउंट में कार्बन होगा, जिसके वजह से जो उसका स्ट्रक्चर भी होगा, वो भी डिस्टॉर्टेड होगा। वो मैं आगे मार्टेनसेटिक रेंज जब मैं बताऊँगा, उसमें अच्छे से डिफ़ाइन करूँगा। नेक्स्ट हम लोग और बात करते हैं, जैसे-जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, ड्राइविंग फोर्स ऑस्टेनाइट का यानी फ्री एनर्जी बढ़ेगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं परलाइटिक रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। इस टीटीटी डायग्राम में हमारा जो परलाइट का जो रेंज होता है, वो बिलो A1 टेम्परेचर यानी 723 डिग्री टेम्परेचर से नोज ऑफ द कर्व यानी 550 डिग्री टेम्परेचर तक होता है। यहाँ पे जो हमारा ऑस्टेनाइट मिलता है वो लेमेलार स्ट्रक्चर, लेमेलार का मतलब होता है इस तरह से लेमेलार स्ट्रक्चर के रूप में बनता है, और फेराइट और सीमेंटाइट का एक लेमेलार स्ट्रक्चर मिलता है। जस्ट बिलो A1 टेम्परेचर हमें कोर्स परलाइट मिलता है, जो मैंने आपको डायग्राम में भी बता दिया। देन उसके बाद जैसे फर्दर टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज करेंगे, तो हमारा फाइन और वेरी फाइन परलाइट हमें देखने को मिलेगा। इसमें और कोई तो डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट जाते हैं बेनाइटिक रेंज के बारे में। बेनाइटिक रेंज हमारा शुरू होता है अराउंड नोज ऑफ द कर्व, जो कि है 550 डिग्री टेम्परेचर से लेके MS टेम्परेचर के अबव 10-20 डिग्री टेम्परेचर के अबव तक, यानी 550 से 250 डिग्री टेम्परेचर तक हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम बेनाइट के नाम से जानते हैं। बेनाइट क्या होता है? बेनाइट भी एक एग्रीगेट मिक्सचर होता है अल्फा फेराइट और सीमेंटाइट का। बट यहाँ पे जो अल्फा फेराइट है, उसमें कार्बन का सेचुरेशन एज कंपेयर टू परलाइट ज़्यादा होने के वजह से इसका जो अदर प्रॉपर्टी है वो एज कंपेयर टू परलाइट अच्छा माना जाता है, लाइक हार्डनेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपर बेनाइट, जो कि हमारा 550 से 400 डिग्री टेम्परेचर पे मिलता है, वाइल जो लोअर बेनाइट होता है वो 400 से 250 डिग्री टेम्परेचर पे मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो कार्बाइड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अपर बेनाइट और लोअर बेनाइट दोनों में कैसा होता है। तो पहला जो ये स्ट्रक्चर है, ये है अपर बेनाइट का, इसे हम अपर बेनाइट कहते हैं, अपर बेनाइट। और ये है लोअर का, ठीक है। अपर बेनाइट में जो कार्बाइड होता है वो बिटवीन द फेराइट, ये फेराइट है, ये फेराइट है, ये फेराइट के दो प्लेट्स है, इसके बीच में ये जो छोटे छोटे है ये कार्बाइड है। यानी अपर बेनाइट में जो कार्बाइड जो है वो विद इन द प्लेट फॉर्म होते हैं। वही अगर लोअर बेनाइट की बात करें तो वो फेराइट के जो प्लेट्स है उसके अंदर में हमारा कार्बाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है अपर बेनाइट और लोअर बेनाइट में। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं मार्टेनसिटिक रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। जब भी किसी ऑस्टेनाइट को हम लोग MS टेम्परेचर तक कूल करेंगे, तो ड्राइविंग फोर्स इतना ज़्यादा होता है जिसके वजह से हमारा जो ऑस्टेनाइट है वो क्या होगा, वो मार्टेनसिटिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिसके वजह से हमारा कार्बन तो 200 डिग्री के नीचे डिफ्यूज नहीं होगा। दैट मीन्स जो भी मार्टेनसाइट जो हमारा फॉर्म होगा वो ओनली उसका ऑस्टेनाइट का अनस्टेबिलिटी के वजह से, लार्ज फ्री एनर्जी के वजह से वो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, जब भी कोई कार्बन किसी अल्फा आयरन में उसके सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, तो उसका जो अपना अल्फा आयरन के स्ट्रक्चर होता है वो होता है BCC। बट क्योंकि यहाँ पे उस अल्फा आयरन की सॉलिड सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा अमाउंट में कार्बन का डिसोल्यूशन है, इसके वजह से जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, BCT। यानी मार्टेनसाइट का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो है बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। ये जो बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि अल्फा आयरन का मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो 723 डिग्री टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा करीबन 0.87% कार्बन,
और जैसे-जैसे टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज़ करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर हमारा सॉल्युबिलिटी भी कार्बन का चेंजेस होगा, यानी कम ही होता जाएगा। तो हमें मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी 0.83 जो या 0.87% कार्बन है, वो हमें 723 डिग्री टेम्परेचर के अराउंड देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे कार्बन का सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होने की वजह से बट यहाँ पे क्या है, मार्टेनसाइट तो बनना ही है क्योंकि ऑस्टेनाइट जो है वो लार्ज ड्राइविंग फोर्स की वजह से मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो रहा है। इसके वजह से जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, जिसके वजह से जो हमें फाइनली क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है वो है बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। इसीलिए हम लोग मार्टेनसाइट को सुपर सैचुरेटेड सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन अल्फा आयरन, मतलब अल्फा आयरन की अल्फा आयरन में उसके सॉलिड सॉल्युबिलिटी से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से हम लोग मार्टेनसाइट को एक सुपर सैचुरेटेड सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन कहते हैं। क्योंकि 200 डिग्री टेम्परेचर के नीचे ही कार्बन का डिफ्यूजन हमारा होना बंद हो गया, यानी ऑस्टेनाइट में से कार्बन निकला ही नहीं, जो भी कार्बन उसके अंदर था वो रह गया, जिसके वजह से जो मार्टेनसाइट है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हुआ और इसे ही हम मार्टेनसाइट के नाम से जानते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी। आगे इसी ही तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पिन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।